तो भाई स्वागत है आप सब लोगों का लेक्चर नंबर 3 में। बट ये होगा न्यूट्रिशन पार्ट 2 और यहाँ पे मेनली मैं डिस्कस करने वाला हूँ, फोकस करूंगा फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया पे। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने जिस तो ले ही लिया था कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, जहां पर लाइट से आ रही एनर्जी विच इज लाइट एनर्जी, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, विल बी यूज्ड बाय द प्लांट एंड इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वो बनाता है केमिकल एनर्जी, टेक्निकली ग्लूकोज। और ग्लूकोज को प्लांट्स अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, इससे पहले मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करूं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग एक बार एक पेज पलटो, पीछे जाओ और देखो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। मैंने वहां पे सारा डिस्कस किया था कि कहां लाइट रिएक्शंस होती हैं, कहां डार्क रिएक्शंस होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज मैं आपको एक सेक्शनल व्यू ऑफ लीफ दिखाने वाला हूं। पहले तो हम लोग एक सेक्शनल व्यू ऑफ लीफ को पहले समझ लेते हैं कि एक लीफ का सेक्शनल व्यू किस तरह का लगता है। देखो, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक लीफ है, ठीक है। इसको अगर मैं सेक्शनली काटता हूं तो बीचों बीच यहां पे वेन दिखनी चाहिए। आसपास जो टिश्यू होगा वो सब हमारे पास हम लोग स्टडी करने वाले, जिसको हम लोग मीजोफिल बोलते हैं। मीजोफिल कैसा है, कैसा नहीं है, ये सब चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर मैं इस तरह से एक सेक्शन ले रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीजें दिखाई पड़ने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लीफ में अपर सरफेस दिखाई पड़ेगा मुझे। तो लीफ का मान लो ये अपर सरफेस है, तो इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। और ये हो जाता है मान लो मेरे पास लोअर सरफेस, तो उसको बोल सकते हैं लोअर एपिडर्मिस। और जैसा कि हम जानते हैं कि लीफ के लोअर सरफेस पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। खैर, बात करेंगे इसके बारे में। तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस हमने कर लिया। अच्छा, अब क्या है ना कि अगर हम लोग डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हैं, जो कि यूजुअली आपके कोर्स में बताई गई है, तो डाइकॉट लीफ में जो अपर सरफेस होता है, तो पहले मैं लेवल भी करता हूं, चलो। तो दिस इज अपर एपिडर्मिस, ठीक है। मैं यहां पे लोअर ईपी लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना, आप लोग भी साथ में कर ही रहे हो तो आप लोग पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज स्टोमेटल अपैरेटस, स्टोमेटल अपैरेटस। और स्टोमेटल अपैरेटस जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि ये दो चीजों में हेल्प करता है। आप लोग याद रखना, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो जो दिन के दौरान जो CO2 प्लांट्स अंदर एब्जॉर्ब करते हैं वो यहां से होती है मेनली, और जो O2 बनती है वो भी यहीं से एक्सचेंज हो जाती है। इसके साथ साथ प्लांट को एक नेसेसरी इविल जो है फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। बिकॉज जब तक ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ना, जब तक मतलब ये गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं होंगे, तब तक हमारे पास बीच में ये स्पेस नहीं बनता, इसको बोलते हैं स्टोमा। तो एक्चुअल में जब गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं तो वो अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं और तभी ये स्पेस ओपन होता है और उसी दौरान CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि स्टोमेटल अपैरेटस दो चीजों के काम आता है। मैं चलो यहां पे लिख भी देता हूं। वन इज ट्रांसपिरेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट ट्रांसपिरेशन देयर विल बी नो गैसेस एक्सचेंज इधर, एंड दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। चलो, तो ये तो हो गई हमारी एक बात। नाउ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के अंदर देखो, लीफ के स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस के बीच में जो भी सेल्स मिलेंगे उनको हम बोलते हैं मीजोफिल। सी, मीजो मीन्स होता है मध्य, फिल मतलब होता है लीफ। तो लीफ के बीच में जो भी सेल्स मिलने वाले मैं उनको मीजोफिल सेल्स बोलूंगा। आप देखो ऊपर की तरफ में ये आप देख पा रहे हो बड़े बड़े इलोंगेटेड से सेल्स बना रहा हूं, ठीक है। बीच में यहां पे मैं जाइलम एंड फ्लोएम दिखा सकता हूं, तो जाइलम एंड फ्लोएम हो गया। अच्छा, और नीचे जो हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है, उस साइड के सेल्स आप देख पा रहे हो, उनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस होता है और ये सेल्स को हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। तो अब ऊपर वाले मीजोफिल को क्या बोलते हैं, तो पहले लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पैलिसेड मीजोफिल। दिस इज पैलिसेड मीजोफिल। और ये हो जाएगा हमारे पास स्पॉन्जी मीजोफिल। मैंने X and P कर दिया है, तो आप लोग X and P से उसको जाइलम एंड फ्लोएम लेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब कहां है क्लोरोप्लास्ट? देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो सारे सेल्स में ही है, मगर क्योंकि लाइट का जो इंसिडेंट फॉलो होगा, बेसिकली लाइट का जहां पे लाइट फॉल करती है तो वो अपर एपिडर्मिस की तरफ होती है, तो आपको ज्यादा क्लोरोप्लास्ट अपर एपिडर्मिस की वॉल्स में देखने को मिलता है। तो अपर एपिडर्मिस के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट बना देना है। तो आपकी बुक में देखो दिखाया हुआ भी है ना, इस तरह से, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, और इसको मेंशन कर दिया कि ये रहा क्लोरोप्लास्ट। ओके गाइस, तो ये हो गया बातचीत।
तो ये तो हो गया मेरे पास लीफ का सेक्शनल व्यू। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझा दी। मैंने आपको ये बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां पे हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मेन प्रक्रिया होगा, बिकॉज यहीं पर हमको क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट देखने को मिलता है। स्टोमेटल अपैरेटस के बारे में मैं आपको जस्ट अभी बताया कि भाई दो काम करता है, ट्रांसपिरेशन विच इज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और इसी सेम टाइम पे जब ये वाटर लॉस कर रहा होता है तो क्योंकि स्टोमेटल अपैरेटस ओपन होता है तो गैसेस एक्सचेंज भी होती है। ठीक है, मैंने आपको मीजोफिल सेल्स के बारे में बता दिया। तो ये हमारा हो गया सेक्शनल व्यू ऑफ लीफ। होपफुली आप लोगों ने मेरे साथ बनाया होगा, तो मैं आगे आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। नाउ फॉर द फोटोसिंथेसिस, देखिए आपको मैं बहुत ध्यान से समझाऊं तो फोटोसिंथेसिस बहुत छोटा प्रोसेस है अभी के लिए, तो एटलीस्ट आगे चल के ये प्रोसेस काफी विकराल जो है रूप ले लेता है। आप लोग 11th में अगर बायोलॉजी लेंगे तो आप लोग पढ़ोगे किस तरह से हमारे पास शुगर फिक्स हो रही है, बट खैर अभी के लिए बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल टेक्निकली, और वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम लोग, सबसे पहला स्टेप विल बी एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से क्लोरोफिल का एक्टिवेशन हो जाएगा। अच्छा, जब ये क्लोरोफिल एक्टिवेट होगा तो क्लोरोफिल एक्टिवेशन के बाद जो चीज करता है उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मींस लाइट, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। तो दूसरा स्टेप होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आपकी बुक में इसको स्प्लिटिंग भी कहा जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या है कि 9th एंड 10th के लेवल पे आपको ये जी स्कीम नहीं समझाई जाएगी, आपको एटीपी प्रोडक्शन के बारे में नहीं बताएंगे, बट वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और यहीं से ऑक्सीजन निकलती, तो आप लोग यहीं पे लिख सकते हो O2 लिबरेशन वाटर से ही होता है। तो जो हम सांस ले रहे हैं इसमें जो ऑक्सीजन आ रही है कहां से आ रही है, ये आ रही है वाटर के स्प्लिट होने से इनसाइड द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की तरफ से हमारे पास ये रिएक्शन जब होती है तो O2 लिबरेट हो जाता है। बट O2 तो लिबरेट हो गया, बट जो हाइड्रोजन है, टेक्निकली प्रोटॉन्स जिनको हम बोल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे इस रिएक्शन में, उनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनाने में। तो मैं थर्ड स्टेप लिख देता हूं। थर्ड स्टेप ये है कि प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स, जिसका नाम है एटीपी। तो एक तो एटीपी बनता है, एंड प्रोडक्शन ऑफ रिडक्शन इक्विवेलेंट, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने H2 देता है, तो रिडक्शन इक्विवेलेंट बोलूंगा मैं इसको, NADPH2 विच इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रोटॉन यहां पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके हम लोग पंपिंग करवाते हैं प्रोटॉन की, और प्रोटॉन को फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, जब पंप आउट करवाते हैं तो एटीपी बनता है। बट बहुत बड़ी प्रोसेस है, आपको 11th में बताऊंगा, अगर आप लोग 11th में मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको तब सिखाऊंगा। बट खैर, तो ये हो गया एटीपी का निर्माण और NADPH2 का निर्माण। एंड फाइनल स्टेप विल बी क्रिएशन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ATP एंड NADPH2। तो NADPH2 और ATP का इस्तेमाल करके फाइनली जो है ये ग्लूकोज बनता है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये प्रोसेस हो रहा है अभी तक, जो मैंने आपको जितना भी बताया, इसमें शुरू के जो 3 स्टेप है ना, ये मेम्ब्रेनस जोन में होते हैं। तो ये टेक्निकली लाइट रिएक्शन है। दिस इज द पार्ट वी कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि ये रिएक्शंस करवाने के लिए सनलाइट बहुत आवश्यक है। बट जो ये लास्ट रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन, बिकॉज इसको आप अगर समझोगे इन अ वे, इस रिएक्शन के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं चीज विच इज ATP एंड NADPH2, वो तो लाइट रिएक्शन बन रही है। इस रिएक्शन में इनहेरेंटली लाइट की जरूरत नहीं है। हालांकि आप ये बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन, बट मेनली डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ये रिएक्शन जो है हमारे पास लाइट की नीड नहीं होती। और ये होती कहां है, डार्क रिएक्शन विल ऑलवेज टेक प्लेस इन स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास मेन बातचीत। तो बताइए आपको ये बात समझ में आई है क्या? अब एक बार के लिए हम लोग एक बार बुक में भी देख लेते हैं भैया स्टेप्स, क्योंकि मेंशन है, हो सकता है मैं आपको कुछ ज्यादा बता दूं।
तो यहाँ पे 3 ही स्टेप्स दिए गए हैं। देखो ये तो आप रिएक्शंस आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है फिलअप के रूप में आ जाए। तो क्या है, 6CO2 12H2 है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 विच इज ग्लूकोज, और 6O2 एंड 6H2O यहां से रिलीज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही है, सबसे पहला स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा है कि लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, और कह रहे हैं अब फाइनली जो हम लोगों ने CO2 एब्जॉर्ब किया होता है उसको रिडक्शन कर देते हैं हम लोग, और उसको ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये जो स्टेप्स होते हैं एक के बाद एक नहीं होते हैं। ठीक है, और टेक्निकली साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें कभी लाइट रिएक्शन किसी और टाइम पे हो गई, डार्क रिएक्शन किसी और टाइम पे हो गई। देखो लिखा फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। अब वो रात में CO2 क्यों ले रहा है, क्योंकि रात में CO2 लेने का एक फायदा है। फायदा ये है कि अगर आप रात में CO2 ले रहे हो तो आपको ट्रांसपिरेशनल लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। और इन डेजर्ट प्लांट्स के साथ सिनारियो ये है कि भाई इनके पास ऑलरेडी पानी की किल्लत है, और ट्रांसपिरेशन अगर हो गया तो इनका पानी चला जाएगा। तो इसलिए ये लोग करते क्या है, ये लोग CO2 को करते हैं रात में एब्जॉर्ब, ठीक, जबकि लाइट रिएक्शंस दिन में कर लेते हैं, डार्क रिएक्शंस ये लोग अलग से रात में करते हैं। खैर, तो लिख रखा है कि ये दिन में एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसको ये लोग एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो इंटरमीडिएट बनेगा रात में, और हमारे पास आगे की जो प्रक्रिया होगी वो डे में पूरी कर देते हैं। ठीक है, खैर अब क्या क्या चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए एक्टिविटीज दी गई हैं। चलो ये वाली एक्टिविटीज हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसी 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैं लिखता हूं 3 थिंग्स absolutely necessary for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए यह 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। अब कैसे कैसे हम लोग वेरीफाई कैसे करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो सी फर्स्ट इज सनलाइट। अब ये मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, तो मान लेते हैं मैंने एक लीफ ली है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, छोटी करते हैं। अब एक और लीफ रखनी है। देखिए हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप लोग याद रखना, हम लोग 2 सेटअप करने होते हैं, एक को बोलते हैं कंट्रोल सेटअप और एक को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो लेट्स से मैंने इसको बोल दिया कंट्रोल में मैं कोई चेंज नहीं ला रहा हूं, मैं उसको एज इट इज रहने दे रहा हूं। ठीक है, और ये मेरी है वो लीफ जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक, अब क्या करना है, मेरे को ये वेरीफाई करना है कि सनलाइट अत्यधिक आवश्यक है। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, तो मैं यहां पे एक पेपर की स्ट्रिप लगा देता हूं, और जो कि ब्लैक कलर की है। ठीक है, और उस पेपर में एक कटआउट लगा देता हूं मैं स्टार शेप का, इस तरह से। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो पूरा पोर्शन है ये ब्लैक है। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा कि इतनी लीफ जो कवर हो गई है यहां पे तो लाइट नहीं पड़ने वाली, जबकि इस पूरी लीफ पे लाइट पड़ेगी। तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड ये जो पूरा रीजन कवर्ड है मैं इसको लिख दे रहा हूं 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, मैं इस दोनों पत्तियों को, जो एक कवर्ड है और एक जो अनकवर्ड है, दोनों को रहने देता हूं मैं धूप में, और फिर मैं शाम को प्रेजेंस ऑफ आयोडीन जो है मैं टेस्ट करूंगा, मतलब सॉरी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब स्टार्च की प्रेजेंस को हम किस चीज से टेस्ट करते हैं, स्टार्च मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्लांट ग्लूकोज बनाएगा मगर स्टोर स्टार्च में करेगा। तो मैं जहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, जिस जिस इलाके में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा वहां स्टार्च होगा, मगर जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा वहां पे स्टार्च नहीं होगा। आई बात समझ में। अब जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं, I2 डालते हैं, आयोडीन डालने से क्या होता है कि अगर स्टार्च होता है, इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वायलेट कलर आ जाता है, वायलेट कलर का प्रोडक्शन होता है। वेरएज अगर कहीं पे स्टार्च एब्सेंट है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो कि आपको डार्क रेड कलर सा देखने को मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, रात में नहीं, खैर मतलब जैसे शाम हो जाएगी, अब मैं टेस्ट करूंगा कि किस लीफ में कहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो मैं इस लीफ में अगर आयोडीन डालता हूं तो ये पूरी लीफ ही वायलेट कलर की हो जा रही है। और क्यों हो जा रही है, क्योंकि यहां पे पूरे में स्टार्च है। वेरएज अगर आप यहां देखोगे तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, देखो ये जो स्टार कटआउट है यहां पे लीफ एक्सपोज है, तो 1 2 3 इलाके में तो 1 2 3 तो ब्लू हो जाएंगे, बिकॉज यहां पे तो हुआ होगा फोटोसिंथेसिस। बट जो लीफ का कवर्ड पार्ट है जिसको मैंने 4 किया है, 4,
तो 4 रेड हो जाएगा, दैट मींस यहां पे स्टार्च एब्सेंट है। और मैंने आपको क्या बोला कि स्टार्च वहीं बनेगा जहां फोटोसिंथेसिस होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो मुझे ये क्लैरिटी होती है कि भैया सनलाइट बहुत जरूरी है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप लोग आयोडीन का ये फीचर याद रखना कि हम आयोडीन से स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मूविंग ऑन सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे मुझे वेरीफाई करना है कि भाई CO2 बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक प्लांट में एक लीफ को ऐसे, ये लीफ थी, मैंने इसको आधा कवर कर दिया और आधे कवर करने के बाद मैंने यहां पे KOH डाल दिया। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, KOH जो होता है, वो एक्चुअल में CO2 एब्जॉर्बर होता है, CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई लीफ के इस इलाके में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे CO2 एब्सेंट हो गई, तो CO2 एब्सेंट है यहां पे। वेयर एज दिस एक्सपोज पार्ट विल बी हैविंग CO2 प्रेजेंट। तो जब मैं आयोडीन टेस्ट करूंगा तो बताओ किस में क्या आएगा? आप लोग मुझे चैट में लिख के दोगे कि किस पार्ट में ब्लू कलर आएगा और किस पार्ट में रेड कलर आएगा, आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो CO2 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा आप लोग जब मुझे आंसर दोगे। खैर, अगला है हमारे पास CO2 हो गई, सनलाइट हो गई। अब CO2 है, सनलाइट है, हाँ, और एक है क्लोरोफिल। ठीक है, नंबर 3 इज क्लोरोफिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली यार, ये कैसे भूल सकते हैं क्लोरोफिल। अब देखो यहाँ पे लीफ हम लोग जो लेंगे उसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। लेट्स से ये एक लीफ है, आपने कई बार देखा कुछ कुछ लीफ्स में ना इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जहां पे येलो येलो स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी ही लीफ को हम लोग वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। वेरीगेटेड शब्द का मतलब होता है चितकबरा, वेरीगेटेड लिखना है, तो वेरीगेटेड लीफ। तो ये जो सारे स्पॉट्स हैं, दीज ऑल स्पॉट्स आर येलो स्पॉट्स, और ये येलो हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दीज आर येलो स्पॉट्स नॉट हैविंग क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंट। तो यहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। ऑब्वियसली जो बाकी बचा हुआ इलाका है, ये पूरा, इस पूरे इलाके में हमको क्लोरोफिल प्रेजेंट मिलता है, तो यहां पे लिख देते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट। अब आप लोगों को बताना है भाई जहां क्लोरोफिल है वहां फोटोसिंथेसिस होगा, और जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो कहां ब्लू और कहां रेड, खुद भी सोच सकते हो आप लोग कि नहीं? तो यहां पे मेरे को ब्लू मिल सकता है क्या? नहीं, यहां पे तो केवल रेड मिलेगा बिकॉज यहां तो है ही नहीं क्लोरोफिल। और यहां मुझे मिल जाएगा फिर से ब्लू कलर बिकॉज यहां पे स्टार्च बन रहा होगा। तो सिंपल सी एक्टिविटी आपकी बुक में यही सब देखो यहां बताया हुआ है। आप लोग एक्टिविटी पढ़ोगे तो हम वेरीगेटेड लीफ में कैसे कर सकते हो। देखो बताया हुआ है कि भाई आपको प्लांट को 3 दिन तक जो है रूम में डार्क में रखना है, और एक प्लांट को आपको दिन में 6 घंटे के लिए, तो ये पूरा बताया हुआ, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये स्टेप भी बताया हुआ कि अल्कोहल में भी हम लोगों को जो है इसको अल्कोहल बात करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको मालूम है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रोबेबली CO2 वाला है। देखो यहाँ पे बेल जार है और इधर प्लांट रखा हुआ है, इसमें CO2 है, KOH है, उसमें KOH नहीं है। मैं आपको बता दें कि KOH बहुत जरूरी, CO2 बहुत जरूरी है, और KOH CO2 को ही खा जाता है। तो जिस वाले एक्सपेरिमेंटल सेटअप में KOH रख दिया होगा तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, वर्सेस जहां पे KOH नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस आराम से हो पा रहा होगा। अब लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर आ कैसे रहा है, मीसोफिल तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोमेटा होता है। देखो जब एक स्टोमेटा ओपन होता है तो बीच में एक छोटी सी ओपनिंग है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, और यहीं से गैसेस डिफ्यूज कर जाती है इनटू द प्लांट सेल्स। ठीक है, अच्छा, तो दिन के टाइम CO2 अंदर जा रहा है और O2 बाहर आ रहा है, राइट? रात में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, रात में CO2 बाहर आता है और O2 अंदर जाता है, बिकॉज प्लांट्स को भी सांस लेनी होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। और देखिए जब ये बस बंद हो जाता है तो पोर भी क्लोज हो जाता है। आमतौर पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना केवल लीफ से हो सकता है, बट सरफेस ऑफ स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, और बहुत जगह हो सकता है। बट जो मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेस होते हैं गैसेस के, वो हमेशा लीफ के इन पोर्स से ही होते हैं। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे बोला हुआ है हमारे पास, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेस द पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब नहीं चाहिए CO2 तो वो इन पोर्स को बंद भी कर देता है, बिकॉज इन पोर्स को खोलने का जो खर्चा, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसपिरेशन, राइट? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स में जब पानी खूब भर जाता है तो वो इस तरह से फूल जाते हैं, बट जब गार्ड सेल्स में से पानी निकाल लिया जाएगा तो गार्ड सेल्स इस तरह से बंद भी हो जाते हैं। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, और सिमिलरली गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे जब इनसे पानी निकाल लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस एक्टिविटी से हमको मालूम पड़ जाता है ऊपर की 2 एक्टिविटी से कि भाई सनलाइट इंपॉर्टेंट है, CO2 इंपॉर्टेंट है, एंड क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट। मैंने आपको 3 बता दिए।
इसके बाद लिखा है कि ऑटोट्रॉफ से, तो ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना तो खुद बना रहे हैं मगर रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा, तो रॉ मटेरियल के लिए कैसे पूरा करते हैं ये लोग, तो लिखा है वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, तो रूट्स वाटर को इनटेक करते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि प्लांट्स अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के रूप में बेसिकली मिनरल्स कंज्यूम करते हैं, इसलिए प्लांट्स में पाए जाने न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफ से बोलते ही हैं, बट मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं, मिनरल है उनका मेन न्यूट्रिशन। अब मिनरल्स वगैरह कहां से मिलेंगे, ऑब्वियसली वो भी सॉइल से ही मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब चीजें भी सॉइल से मिलती हैं। कह रहे नाइट्रोजन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोटीन और अदर कंपाउंड बनाने में, वो भी हमको सॉइल से ही मिलता है। कह रहे दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन का जो टेकअप है, नाइट्रोजन का जो इनटेक है वो किस फॉर्म में होता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लिखा है, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपको अगर मालूम हो तो आपने नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होता है, नाइट्रिफिकेशन, उसके जरिए जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अवेलेबल कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को टू दी प्लांट्स, ठीक है, और हम अपनी सारी नाइट्रोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मगर मैंने आपको बस यही बताना था, ये आज का टॉपिक था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मैं लेक्चर नहीं डाल पाया कल, आज मैंने डाल दिया लेक्चर, इसलिए मैं छोटा ही रख रहा हूं, और होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा लेक्चर। हम लोग अब दोबारा मिलेंगे, तो बाय।